اب تک बेशुमार अफराद ने दास्तान हयात लिखी और अपनी दास्तान की इब्तिदा ही से खुद को बड़ी आजिजी से हर फन मौला बताया, खुद को किसी गैर मामूली सलाहियत का हामिल दिखाया और एक मुकम्मल हीरो की तरह दास्तान में कारनामे दिखाते रहे। मैं फरमान अली ताबा शायद पहला रावी हूँ कि खुद को अमीर हमजा, राजा नवाज और जमशेद वगैरह के मुकाबले में कमतर बनाकर पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी दास्तान में जितने हीरो वतन अजीज की खातिर जिहाद कर रहे हैं वो सब मुझसे सीनियर हैं। उन्होंने मुझसे पहले ही जिंदगी के पुल सिरात से गुजरना शुरू कर दिया था, लिहाजा वो मुझसे ज्यादा तरबियत याफ्ता और तजुर्बाकार हैं। मुराद चंगेजी के जरिए मेरी तरबियत हो रही थी। जहां मैं ठोकर खाता हूं वहां चंगेजी मुझे संभाल लेता है। वो सुबह से रात तक कभी जबानी तौर पर और कभी अमली तौर पर बताता था कि अचानक खतरनाक मरहलों से गुजरना पड़े तो किस तरह हाजिर दिमागी से काम लेना चाहिए। जहानत एक अलग सी चीज है, लेकिन नागहानी और गैर मुतवक्के मसाइब में ज़हीन हजरात भी बौखला जाते हैं, और जो बदहवास न हो और खुद एतमादी से आजमाइशी मराहिल से गुजर जाएं वही हाजिर दिमाग कहलाते हैं। मुराद चंगेजी ने अपने तजर्बात की रोशनी में दूर रस नताइज के बारे में सोचकर मुझे हाइड पार्क जाने और अमीर हमजा का चैलेंज कबूल करने से मना किया था। मैं जोशीला और जज्बाती था, ये समझ नहीं सकता था कि एक मुखालिफ सिर्फ मुकाबला करने के लिए चैलेंज नहीं करता, बल्कि अपने दूसरे मकासद हासिल करने के लिए अपने चैलेंज के पीछे नादीदा जाल बिछाता है। अमीर हमजा यही कर रहा था। वो कभी इंटेलिजेंस में कैप्टन के ओहदे पर रह चुका था और पाकिस्तान से स्कॉटलैंड यार्ड में आकर 6 माह तक ट्रेनिंग हासिल की थी। लंदन की इंटेलिजेंस के सुराग रसानों से भी उसके ताल्लुकात थे। इन्हीं ताल्लुकात की बिना पर उसने अनीला के फ्रॉड मर्डर केस में लंदन के सुराग रसानों की मदद की थी और अस्पताल में खुफिया एजेंसी के एजेंटों को गिरफ्तार करवाया था। इस बार फिर उसने लंदन इंटेलिजेंस के चीफ से राब्ता किया, उसे बताया कि फरमान अली और मुराद चंगेजी पाकिस्तान से आए हैं और खुफिया हाथ के नए रंगरूट के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर उन्हें गिरफ्तार करके टॉर्चर सेल पहुंचाया जाए और उनसे असलियत उगलवाई जाए तो उनके जरिए बहुत अहम मालूमात हासिल हो सकती हैं। अमीर हमजा ने इंटेलिजेंस के चीफ को बताया, फरमान अली शाम को हाइड पार्क आएगा, यकीनन मेकअप में होगा, मगर नया पाकिस्तानी रंगरूट है, उसे पहचानना दुश्वार नहीं होगा। मैं उसकी वजह से एक बहुत बड़ी जीती हुई बाजी हार चुका हूँ। वो मुआहिदा मेरी तहवील से निकलकर खुफिया हाथ के पास पहुंच चुका है। अब मैं फरमान अली के जरिए खुफिया हाथ के खास एजेंटों तक पहुंचना चाहता हूं, लिहाजा आपके सुराग रसानों को हाइड पार्क में मौजूद रहना चाहिए। मैं इस साजिश से बेखबर था। अम्मी ने मुझे समझाया था कि मुराद चंगेजी को महज एक बॉडीगार्ड न समझना, उसे उस्ताद मानकर सीखते रहो तो जराइम की दुनिया के हैरत अंगेज तजर्बात हासिल करते रहोगे। मैं अम्मी की हिदायत को हुक्म का दर्जा देता हूँ और उनकी तमाम हिदायत पर अमल करता रहता हूँ। इस बार मेरी खोपड़ी जरा खिसक गई। अमीर हमजा के चैलेंज ने मुझे जोश दिलाया। ये तो सब जानते हैं कि जोश में आने वाला होश में नहीं रह सकता। मैंने सोचा मुराद चंगेजी ने मुझे नसीहत की है कि शाम को हाइड पार्क नहीं जाना चाहिए, लेकिन अमीर हमजा तो ये नहीं समझ पाएगा कि मैं अपने जहां दीदा उस्ताद की नसीहत पर अमल कर रहा हूँ। वो तो मुझे बुज़दिल समझेगा। उसके साथ अनीला जैसी हसीना है, बुज़दिल बनने से एक हसीना के सामने तौहीन होगी। मैंने ये सब कुछ अपने तौर पर सोचा और मुराद चंगेजी से बहाना किया कि मैं लंदन शहर देखना और तफरी करना चाहता हूँ। वो चाहता था कि मैं उस शहर के तमाम इलाकों और रास्तों को अच्छी तरह देख लूं, इसलिए उसने मुझे जाने की इजाजत दे दी। इतने दिनों से मुराद के साथ रहते हुए मैं समझ गया था वो भोला या नादान नहीं है। वो कुछ सोच समझकर ही मुझे अपनी मर्जी से कुछ करने की इजाजत देता है। जब मैं अपार्टमेंट से निकलकर वक्त से जरा पहले हाइड पार्क जाने के लिए सड़क के किनारे आया तो हमारे पास कोई रेंटेड कार नहीं थी। एक टैक्सी में बैठकर ड्राइवर से बोला, कहीं भी चलते रहो, मैं सैर करने के मूड में हूँ। टैक्सी चल पड़ी। थोड़ी देर के बाद मैंने समझ लिया कि मेरा ताक़ुब किया जा रहा है। ताक़ुब करने वालों को इस बात की फिक्र नहीं थी कि वो मेरी नजरों में आ जाएंगे, क्योंकि वो चंगेजी की तरफ से भेजे हुए मेरे अपने ही वफादार थे और जरा दूर दूर रहकर मेरी निगरानी कर रहे थे। ये मैं बता चुका हूँ कि मैं उन्हें किस तरह डॉज देकर उनके ताक़ुब को नाकाम बना चुका था। एक बहुत बड़े जनरल स्टोर में दाखिल होकर फौरन ही तेजी से चलता हुआ पिछले दरवाजे से बाहर आ गया। फुटपाथ पर पहुंचकर दौड़ने के अंदाज में चलता हुआ सड़क पर देखता रहा कि दूसरी टैक्सी नजर आएगी तो मैं बैठकर हाइड पार्क जाऊंगा। मैंने एक ब्लैक होंडा अकॉर्ड देखी जो जनरल स्टोर वाली इमारत के दूसरे कॉर्नर से घूम कर आ रही थी। मुझे याद आया कि मैंने अपार्टमेंट से निकलकर टैक्सी में बैठकर उस स्याह होंडा अकॉर्ड को कई बार देखा था। उसका नंबर भी मुझे याद हो गया था। वो कार कभी नजर आती थी और कभी ट्रैफिक के हुजूम में गुम हो जाती। मैंने दूसरी टैक्सी हासिल करने के लिए सोचा, उस रास्ते को पैदल क्रॉस करके दूसरी तरफ जाऊं, इस तरह टैक्सी मिल सकती थी। मैं सड़क पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास आकर ठहर गया। उसी वक्त वो ब्लैक होंडा अकॉर्ड मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई। मैंने सोच लिया अगर इस कार में मेरे मुखालिफिन हैं और किसी प्लानिंग के तहत मेरा पीछा कर
कर रहे हैं तो मैं भी उन्हें कार से निकाल कर अपने हाथों के लोहारी हथौड़े बरसा कर वहीं फुटपाथ पर लिटा दूंगा। उस कार के शीशे कलर्ड थे, अंदर बैठे हुए अफराद बाहर से नजर नहीं आते थे। मैंने घूर कर उस कार को देखा। अगली ड्राइविंग सीट की खिड़की का शीशा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा। शीशा गहरे रंग का था, ऐसा लगा गहरी रात में चांद तुलू हो रहा है। ड्राइविंग सीट पर एक निहायत ही गोरी गोरी गुलाबी सी हसीन लड़की बैठी हुई थी। मैं उसे देखते ही लंदन शहर की रौनकें भूल गया। जैसा कि मेरी आदत है, मैं हमेशा लड़की से बात करते हुए शर्माता हूँ। किसी हसीना को सर उठाकर नहीं देखता, लेकिन उन लम्हात में शर्माना भूल गया। मेरी नजरें ऐसे देख रही थीं जैसे पैदा होने के बाद पहली बार हुस्न जमाल की मूरत देख रहा हूँ। वो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाय कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मैंने कहा नहीं, मैं तो बस यूं ही यहाँ आकर यानी कि यहाँ से सड़क पार करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वो बोली, तुम एक सड़क पार करना चाहते हो? मैं इस शहर की तमाम सड़कें पार करवा दूंगी, मेरी कार में आ सकते हो। वो कार में तन्हा थी। मैंने बातों के दौरान देखा आगे और पीछे की सीटों पर कोई नहीं था। वो पाकिस्तान नहीं था कि कोई लड़की मुलाकात की इब्तिदा शर्माने से करती। वहाँ तो मर्द जन के दरमियान दूरी नहीं थी, कोई भी किसी को लिफ्ट दे सकता था और वो लिफ्ट दे रही थी। मैं ही अहमकों की तरह शर्मा रहा था और झिझक रहा था। उसने अचानक ही खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तुम्हारा ताकुब करने वाले इस जनरल स्टोर के पीछे दरवाजे पर आ गए हैं, जल्दी आओ वरना वो तुम्हें देख लेंगे। ये ऐसी बात थी कि मैं फौरन दौड़ता हुआ कार के अगले हिस्से की तरफ से घूमकर दरवाजा खोलकर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की, फिर उसे उसी जनरल स्टोर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये कलर्ड शीशे हैं, बाहर से तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा, हम अंदर रहकर बाहर वालों को देख सकते हैं। जनरल स्टोर के पास मेरा ताकुब करने वाले नजर नहीं आए। कार आगे बढ़ती चली गई। मैंने कहा, वहाँ तो कोई मेरा ताकुब करने वाला नहीं है। वो हंसने लगी। मैंने एक निस्वानी हंसी के तरन्नुम को भी पहली बार महसूस किया। वो बोली, मैं बहुत देर से देख रही थी कि कुछ लोग एक कार में तुम्हारा पीछा कर रहे थे। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि तुम्हारी ऐसी क्या अहमियत है कि यूं तुम्हारा ताकुब किया जा रहा है। मैं भी तुम्हारा पीछा करने लगी। तुम एक जनरल स्टोर में गए तो मैंने अपने मुलाजिम से कहा कि वो जनरल स्टोर में जाकर तुम पर नजर रखे और मुझे मोबाइल फोन पर इत्तला देता रहे। उसने कनखियों से मुस्कुराकर मुझे देखा, फिर कहा, बड़े समझदार हो। मुलाजिम ने इत्तला दी कि तुम अगले दरवाजे से दाखिल होकर इस वसीओ अरीज जनरल स्टोर के अंदर तेजी से चलते हुए पिछले दरवाजे से बाहर जा रहे हो। ये सुनते ही मैं तुम्हारी मदद करने तुम्हारे पास आ गई। मैंने कहा, इस शहर में न जाने कितने जराइम होते हैं, मुख्तलिफ ग्रोह के अफराद एक दूसरे के ताकुब में रहते हैं, क्या तुम सभी का पीछा इस तरह करती हो? वो बोली, नहीं, मैं बेइख्तियार तुम्हारे पीछे आई हूँ, बल्कि ये कहूंगी कि मैं नहीं, मेरा दिल तुम्हारे पीछे आया है। मैंने कहा, मैंने सुना था कि यूरोप की लड़कियां बड़ी बेबाक होती हैं, किसी न किसी को बॉयफ्रेंड बनाती रहती हैं। वो बोली, मैं यूरोप की बेबाक लड़की नहीं हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ। शर्म हया हमारा जेवर है, लेकिन इस हद तक आजादाना जहन रखती हूँ कि पहली नजर में कोई दिल खींच ले और वो बिल्कुल अपना लगे तो ऐसे वक्त शर्माना नहीं चाहिए। अपने दिल की तर्जुमानी करना बेहयाई नहीं है। मैंने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। वो बोली, ये तो कह सकते हो कि मैंने दिल की बात कहकर साफ गोई से काम लिया, जो कहा वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा और तुम मुझे फ्लर्ट करने वाली लगती हो। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ। सच्ची और साफ बात कहने वाली लड़कियां तो बहुत अच्छी और साफ दिल वाली होती हैं, मगर मुझ में ऐसी क्या बात है? मैं कोई पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी फिल्मों का हीरो नहीं हूँ कि तुम्हारी जैसी हसीन लड़की एक नजर में दिल हार जाए। वो बोली, अक्सर पहली नजर में मोहब्बत होती है। मोहब्बत करने का कोई कैलेंडर नहीं होता कि प्यार करने के लिए तारीख मुकर्रर की जाए। अगर तुम कोई ज्योतिषी हो तो घर जाकर मेरी और अपनी जन्म कुंडली देखकर मोहब्बत करने का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालो। मैंने कहा, तुम ताने दे रही हो और मैं कह नहीं पा रहा हूँ कि ये सब कुछ अचानक ऐसे हो रहा है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो बोली, तो फिर इसे अचानक न समझो, हम रफ्ता रफ्ता मिलते रहेंगे, फिर 3 घंटे की फिल्म के आखिरी सीन में शादी कर लेंगे। तुम जितने फौलादी पहाड़ दिखाई देते हो उतने ही बदहवास हो जाने वाले अनाड़ी हो। मुझे बताओ कहाँ जाना है, मैं वहाँ ड्रॉप कर दूंगी। उसने नाराजगी का इजहार किया। मैंने कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं अनाड़ी भी हूँ और बातों में उलझकर भूल गया कि मुझे हाइड पार्क जाना है। वो बोली, ठीक है, अभी 50 मिनट में पहुँच जाओगे। मैंने कहा, तुम्हारे अंदाज से पता चलता है तुम नाराज हो गई हो। वो बोली, क्या मेरी नाराजगी से तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है? मैंने कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। तुम इतनी अच्छी हो कि तुम्हें नाराज करना जैसे गुनाह करना है। वो बोली, मैं तो हिंदू हूँ, क्या तुम मुसलमान मौलवी हो? ऐसे माहौल में गुनाह और सवाब की बातें कर रहे हो।
میں نے کہا میں دراصل جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ نہیں پا رہا. پتہ نہیں یہ شاعر لوگ حسین اور جوان لڑکیوں کے بارے میں کیسے شاعری کر لیتے ہیں. میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک حسین لڑکی مجھے جتنا حوصلہ دے رہی تھی میں اتنا ہی حوصلہ ہار رہا تھا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کہنا چاہیے. میں نے بڑی تکلیف سے کراہتے ہوئے پوچھا ہائیڈ پارک کب آئے گا؟ وہ بولی ابھی آدھا گھنٹہ گزرا ہے، 20 منٹ کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے. میں نے کہا ہم یعنی کہ تم بھی اس پارک میں چلو گی؟ وہ بولی تم کیا سمجھتے ہو وہاں عورتوں کا جانا منع ہے؟ ہم اتنی دیر سے ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھے ہیں مگر تم نے ابھی تک میرا نام نہیں پوچھا اور نہ ہی اپنا نام بتایا ہے. میں نے کہا میرا نام فرمان علی تابہ ہے. وہ بولی نام کے ساتھ ولدیت اور پتہ ٹھکانہ بھی بتایا جاتا ہے. میں نے کہا مجھے باپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، میں اپنی امی سے عبادت کی حد تک محبت کرتا ہوں. وہ عالمی شہرت یافتہ لیڈی سرجن ہیں، ان کا نام آمنہ خاتون ہے. وہ بولی یہ نام میں نے سنا ہے، تم ایک عظیم ماں کے بیٹے ہو، اب میرے بارے میں سنو گے تو تمہیں دن میں تارے نظر آئیں گے. باہر دیکھو دن ہے، ابھی شام کا اندھیرا نہیں پھیلا. میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی. میں لڑکیوں کے معاملے میں شرمیلا ہوں لیکن خطرے کا ذرا سا بھی احساس ہو تو پھر پاس بیٹھی ہوئی حسین لڑکی لوہے کی سلاخ دکھائی دیتی ہے جسے میں ایک جھٹکے سے موڑ سکتا ہوں اور توڑ سکتا ہوں. وہ بڑے اطمینان سے ڈرائیو کرتے ہوئے بولی میرا نام شلپا ہے اور میرے ڈیڈی کا نام ہے شمشیر سنگھ کالیا، جسے ساری دنیا ڈینجرس مین کہتی ہے. میرے اندر جیسے طوفان اٹھا. شلپا جیسی حسینہ میرے لیے کچھ بھی نہیں تھی لیکن اس کے باپ کا نام سن کر میں نے دونوں مٹھیاں بھینچ لی. میرے اندر مراد چنگیزی کی ہدایات گونج رہی تھی. مرد وہی ہے جو شدید غصے کی حالت میں خود کو ٹھنڈا رکھنا جانتا ہے، جو غصہ برداشت نہ کرے وہ جیتی ہوئی بازی بھی ہار جاتا ہے. میں چند لمحوں تک خاموش رہا. اچھا ہوا کہ میرے قریب شلپا تھی، اس کا باپ نہیں تھا، اس لیے میں نے جلد ہی غصے پر قابو پا لیا. وہ بولی چپ کیوں ہو گئے؟ بائی دا وے میرے ڈیڈی کا نام سن کر اچھوں کو سانپ سونگ جاتا ہے. میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کے پیچھے سیٹ کی پشت پر رکھا. وہ بولی مجھے کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی حماقت نہ کرنا. میں تمہیں بتا دوں کہ اس وقت تم بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہو. اس کار کے ایک خفیہ وائرلیس مائک کے ذریعے ڈیڈی ہماری باتیں سن رہے ہیں اور وہ ہم سے پہلے ہائیڈ پارک پہنچ چکے ہوں گے. اس کار کے آگے پیچھے میرے مسلح گارڈز کی گاڑیاں ہیں. میں نے اب تک لمبی گفتگو کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یہاں کے راستوں کو نہیں جانتے ہو، اس لیے 1 گھنٹے سے ڈرائیو کرتے ہوئے لمبے راستوں سے تمہیں ہائیڈ پارک لے جا رہی ہوں. میں نے کہا میری امی اور مراد چنگیزی نے مجھے سمجھایا تھا کہ جرائم کی دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھو، نیند کے وقت اپنی آنکھوں کو سوتا اور ذہن کو جاگتا رکھو اور کبھی اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہ کرنا. ایسی نصیحتوں میں کتنے تجربات چھپے ہیں یہ ابھی معلوم ہوا. میں تمہاری باتوں سے بہل رہا تھا، اتنی دیر بعد معلوم ہوا کہ تم ایک کتے کی بیٹی ہو. وہ بولی شٹ اپ، میرے ڈیڈی کو گالی نہ دینا. میں نے کہا میں یہاں خفیہ مائک کے ذریعے اس کتے کو کتا کہہ رہا ہوں جو میری امی کو بد چلن ثابت کرنے کے لیے میرے سوتیلے رشتہ داروں کا ساتھ دیتا رہا. اس نے میری امی کی عزت کو خاک میں ملانے کے لیے 2 بار انہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کی لیکن مراد چنگیزی نے اسے میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا. ان دنوں میں بچہ تھا، آج اس کی موت کا فرشتہ جوان ہو گیا ہے. وہ بولی تعجب ہے، موت کے فرشتوں نے تمہیں چاروں طرف سے جکڑ رکھا ہے پھر بھی تم ڈینگے مار رہے ہو. کیا تم سمجھتے ہو کہ اس بند گاڑی میں مجھے یرغمال بنا کر ڈیڈی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دو گے؟ میں نے کہا میں کیا کروں گا، یہ بات کی بات ہے. فی الحال اپنے باپ سے ایک بار بات کرواؤ، میں سننا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے سروں میں بھونکتا ہے. وہ بولی تم بار بار میرے ڈیڈی کی انسلٹ کر رہے ہو لیکن مجھے سمجھایا گیا ہے کہ میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو اسے برداشت کروں اور ایک بار تو وہ بھی تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس نے موبائل آن کر کے نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ ہونے پر کہا ہیلو ڈیڈی، میں بول رہی ہوں شلپا. باپ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی. شلپا، میں اچانک پرابلم میں پڑ گیا ہوں، تمہارے ساتھ جتنے گارڈز ہیں انہیں فوراً میری حفاظت کے لیے بھیج دو، جلدی کرو، ایک لمحہ قیمتی ہے. وہ بولی میں انہیں بھیج رہی ہوں، اتنا تو بتا دیں پرابلم کیا ہے، میں ابھی آ رہی ہوں. ہیلو ہیلو. بار بار ہیلو کہنے کے بعد پتہ چلا کہ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا ہے. اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا باپ کسی بہت بڑی مصیبت میں پڑ گیا ہے. اس نے اپنے فون کے ذریعے آگے پیچھے آنے والے مسلح گارڈز کے سیکیورٹی افسر سے کہا آپ دونوں گاڑیوں کے گارڈز کو لے کر فوراً ہائیڈ پارک جائیں، ڈیڈی کسی بڑی پرابلم میں ہیں، انہیں تم سب کی ضرورت ہے، ابھی جائیں، شارٹ کٹ راستوں سے جاؤ، ہری اپ. اس نے فون بند کر کے اپنے باپ کے کسی نامعلوم پرابلم کے بارے میں سوچنا چاہا، پھر ایک دم سے چونک کر مجھے دیکھا. باپ کی مصیبت اور پریشانی کے باعث وہ ذرا سی دیر کے لیے دنیا جہان کو بھول گئی تھی. میں بھی اس کے پریشان دماغ سے نکل گیا تھا. اب مجھے دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تم نے بڑی دیر سے سڑک کے کنارے گاڑی روکی ہوئی ہے،
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिंदगी की गाड़ी रुकने लगे तो इंसान दूसरी गाड़ी चलाना भूल जाता है। वो जल्द से जल्द बाप की खैरियत मालूम करने के लिए जाना चाहती थी। उसने कार स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। मैंने चाबी को घुमा कर निकाल लिया, फिर कहा, पहले बताओ हाइड पार्क में तकदीर तुम्हारे बाप को किस तरह जूते मार रही है। वो नहीं जानती थी कि उसका बाप किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। बाजी यूं पलट गई थी कि शमशीर सिंह कालिया अपनी कार ड्राइव करता हुआ वायरलेस के एक खुफिया स्पीकर के जरिए अपनी बेटी शिल्पा और मेरी बातें सुन रहा था। जब उसे मालूम हुआ कि मैं हाइड पार्क जाना चाहता हूं तो वो हमसे पहले ही वहां पहुंच गया। एक बार मुराद चंगेजी ने मुझे उसकी और उसके रोबोट बॉडीगार्ड भीमा की कई तस्वीरें दिखाई थी। मैं उन दोनों को कहीं भी देखकर पहचान सकता था। शमशीर सिंह कालिया के भी बड़े वसी ज़राए थे। वो और भीमा भी मुझे पहचानते होंगे। लंदन में भीमा उसके साथ नहीं था, वो किसी दूसरे मुल्क में मसरूफ था। अम्मी ने एक बार फोन के जरिए उन दोनों को चैलेंज किया था कि उनमें से भीमा मेरे हाथों मारा जाएगा और शमशीर सिंह कालिया को मैं बुरी तरह जख्मी करके उसे अम्मी के कदमों में गिराऊंगा और वो जिंदगी की भीख मांगता हुआ इस सच्चाई का एतराफ करेगा कि मेरी अम्मी हमेशा पाक दामन रही। उसने मेरे सौतेले रिश्तेदारों से मिलकर उन्हें बदचलन साबित करने की कोशिश की थी। अब शमशीर सिंह कालिया अम्मी के चैलेंज का जवाब देने के लिए मुझसे पहले हाइड पार्क पहुंच गया था। वो मुझे गोली मारकर मेरी लाश अम्मी के पास पहुंचाना चाहता था। वो ऐसा चंगेजी की मौजूदगी में नहीं कर सकता था, लिहाजा मुझे फांसने के लिए उसने अपनी बेटी के हुस्न का जाल फेंका। शिल्पा मुझे तन्हा देखकर हसीन चालबाजी से अपने साथ ले जा रही थी। ऐसे वक्त हाइड पार्क एक शिकारगाह बन गई थी। पहले तो मैं अमीर हमजा को और अमीर हमजा मुझे शिकार करने आ रहा था। ये हंटिंग गेम शुरू होने से पहले शमशीर सिंह कालिया भी पार्क में पहुंच गया था। अभी मैं वहां नहीं पहुंचा था मगर पहुंचने वाला था। मैं रेडीमेड मेकअप के जरिए अपने चेहरे पर तब्दीली कर चुका था ताकि अमीर हमजा के साथ अनीला हो तो मुझे पहचान न सके। जैसा कि बता चुका हूँ, हमारी दुश्मनी की वजह सिर्फ वो मुआहदे वाला लिफाफा था। अमीर हमजा को यकीन था कि मैंने वो लिफाफा खुफिया हाथ तक पहुंचा दिया है। मैंने उससे कहा था कि वो अपने साथ अनीला को हाइड पार्क में लाए, लेकिन वो तन्हा आया था। उसके जानिसार भी थे जो पार्क में मुख्तलिफ मकामात पर मुझे तलाश कर रहे थे। वो सब मुझे कद, जिसामत और एक पाकिस्तानी की हैसियत से पहचान सकते थे। मैंने अमीर हमजा को देखा था, लेकिन वो भी मेकअप में होगा। अभी मैं ये नहीं जानता था कि उसे किस तरह पहचान पाऊंगा। पहचान का आखिरी रास्ता ये था कि अमीर हमजा मुझे पहचान कर हमला करे। उसके बाद फैसला होगा कि मर्द मैदान कौन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।